हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की, और इसमें विशेष रूप से हम बात कर रहे थे गांधी जी ने जो जो आंदोलन चलाए, उन आंदोलनों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारी जो पिछली कक्षा थी, इस पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे खिलाफत आंदोलन की, और इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, खिलाफत आंदोलन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, और इन चीज़ों के बारे में मैं आपको पिछली कक्षा में चर्चा कर चुका। हम बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजय रहा। अब से पहले की घटनाओं की यदि हम बात करें, तो जैसे हम बात कर लें रोलेट एक्ट की, हम बात कर लें जलियांवाले बाग आंदोलन की, हत्याकांड की, और हम बात कर लें उससे पूर्व 1919 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू किए गए, और इन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा भी भारतीय लोगों का शोषण ही किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली लागू कर दी गई। अब कहीं ना कहीं भारतीय लोग ये सोच रहे थे कि 1920 आते आते भारतीय लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई थी कहीं ना कहीं कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा, तो उसके बाद में ब्रिटेन सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कार्य ऐसा करेगी जिससे हमें राहत मिल सके, जिससे हमें राहत मिल सके। लेकिन ब्रिटेन सरकार ऐसा करने की कुछ मूड में ही नहीं थी। समझ रहे हो आप लोग? तो क्योंकि ये इतनी बड़ी घटनाएं हो गई थी, चाहे जलियांवाले बाग हत्याकांड की बात करें, चाहे रोलेट एक्ट की बात करें, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की बात करें, तो यहां से ये जो चीजें लागू कर रही थी ब्रिटेन सरकार, इससे भारतीय लोगों को ये पक्का अब अनुभव हो गया था, और गांधी जी को भी ये पता चल गया था कि ब्रिटेन सरकार उनका बिना दमन किए, बिना उनका विरोध किए कुछ भी हम लोगों को देने वाली नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजय हुआ, तो उसने तुर्की का विभाजन करने की बात कही। अब उस समय जो तुर्की का जो सुल्तान था, महमद सिक्स्थ उस समय जो था, वो तुर्की का सुल्तान हुआ करता था। और तुर्की का जब विभाजन किए जाने की बातें आई, तो भारतीय मुस्लिम जो समुदाय वर्ग जो था, उस मुस्लिम समुदाय वर्ग में विशेष रूप से नाराजगी उत्पन्न हुई। उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे कारण यह था कि तुर्की का जो सुल्तान था, इस तुर्की के सुल्तान को भारतीय लोग अपना खलीफा मानते थे। खलीफा का मतलब सर्वोच्च धर्मगुरु। और इसीलिए जब ये विभाजन की बात आई, तो भारतीय लोगों को ऐसा लगा कि जब ये विभाजन हो जाएगा तो सुल्तान के हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा, तुर्की के सुल्तान के हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा। उसकी शक्तियों का भी क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, और वो भी शक्तिशाली नहीं रह करके वो कमजोर हो जाएगा। उसके अधिकारों में कमी हो जाएगी, और यदि उसके अधिकारों में कमी हुई तो इसका मतलब संसार के प्रत्येक मुस्लिम, क्योंकि यदि जो लोग तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, तो उन लोगों को यह लगा कि हमारे अधिकारों में एक तरीके से क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। हमारे अधिकारों में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और इसीलिए भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। क्या नाम था? खिलाफत आंदोलन। और इस खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व करने के लिए दो लोग, जिन्हें अली बंधु कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? अली बंधु कहते हैं। देखिएगा कौन है? अली बंधु। और अली बंधु बोले तो बोल बेटा कौन? एक तो मोहम्मद अली और दूसरा शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। ध्यान रखना कि इस समय तुर्की का जो सुल्तान था, उसका नाम था महमद सिक्स्थ। यहीं पर नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट।
इस समय तुर्की का सुल्तान मेहमत सिक्स्थ था। मेहमत सिक्स्थ था। अगली बात समझ क्लियर है। तो जब ये भारतीय मुसलमानों ने, किसने, भारतीय मुसलमानों ने ये आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये चीज जब बापू के सामने आई, गांधी जी को इस चीज के बारे में पता चला, तो गांधी जी ने कहा कि हाँ, यही वो समय है, यही वो समय है जब भारतीय मुस्लिम और हिंदू जो है वो एक हो सकते हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे आगे आने वाले 100 वर्षों में भी नहीं मिलेगा। और इसी के साथ में गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए। गांधी जी ये चाहते थे कि यदि हमने अभी हिंदुओं ने मुस्लिम भाइयों का यदि सहयोग किया तो आगे जो है भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया जा सकता है। आगे स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को भी इनके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। इसीलिए गांधी जी ने तुरंत प्रभाव से इस खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभाल ली। गांधी जी ने तुरंत प्रभाव से जो है क्या संभाल ली, बागडोर संभाल ली। अब देखिएगा, मैंने आपको कहा कि अली बंधु कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने जो है अपना तुर्की के सुल्तान मेहमत सिक्स्थ के समर्थन में अपना जो है एक पत्र प्रारंभ किया, पत्र जारी किया। इनके अलावा यदि हम बात करें उस समय के तत्कालीन बड़े मुस्लिम व्यक्तित्वों की, तो कौन कौन थे, अली बंधु तो थे ही थे, उसके अलावा हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, ये जो लोग थे, ये प्रमुख जो लोग थे खिलाफत के नेता थे। ठीक है, और इन सब के नेतृत्व में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। किसका, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का क्या हुआ है, गठन हुआ है। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कब हुआ है, सितंबर 1919 में किसका गठन हुआ, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। और यहीं से आपका प्रश्न बनता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन की जो है अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई। देखिएगा, कि गांधी भी इस खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गए। ताकि आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारत की स्वतंत्रता में मुसलमानों का सहयोग मिल सके, मुसलमानों का सहयोग मिल सके।
गांधी जी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये ध्यान देना, गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर माना जो अगले 100 वर्ष तक, जो अगले 100 वर्ष तक, 100 वर्षों में भी मिलना दूभर था। फिर से इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखना, अली बंधु हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, इत्यादि ने मिलकर सितंबर 1919 ईस्वी में, सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट कि 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया। फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य, ये सारे तथ्य देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये सारे तथ्य जो मैंने आपके पिछली 3-4 लाइनें लिखी है, यहां से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखो गांधी जी से लेकर के खिलाफत कमेटी के गठन वाली बात हो, चाहे खिलाफत दिवस, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है खिलाफत दिवस का।
ठीक है ना, कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो ध्यान रखना 17 अक्टूबर 1919 को क्या मनाया गया था, खिलाफत दिवस मनाया गया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना गांधी जी के द्वारा। और ये खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन हुआ वो कहां पर आयोजित हुआ, दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है ना, देखिएगा कि 24 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। महात्मा गांधी के द्वारा की गई। ठीक है, आगे बात समझ में। तो महात्मा गांधी ने यहां पर क्या की है, अध्यक्षता की। और आगे की जो रणनीति रहने वाली थी, इस समस्त रणनीति के लिए गांधी जी ने अपने प्रस्ताव रखे। और साथ ही साथ ये जो बड़े बड़े जो व्यक्तित्व थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, डॉक्टर अंसारी, अली बंधु, ठीक है, इन समस्त लोगों ने बैठ करके आगे की रणनीति तैयार की कि किस प्रकार से, यदि ब्रिटेन ने चूंकि वादा किया था, ये बात और ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व वादा किया था कि यदि भारतीय लोग जो हैं सहयोग करेंगे तो उनको भी रियायत देंगे, और साथ ही साथ तुर्की के विरुद्ध भी जो है वो कोई दमनात्मक कदम नहीं उठाएंगे, दमनात्मक रवैया नहीं उठाएंगे। तुर्की के हितों की संरक्षण किया जाएगा, तुर्की के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में इन लोगों ने, इन निकम्मे व्यक्तियों ने इस बात से ये तुरंत प्रभाव से क्या हो गए, मुकर गए। ठीक है, और इसीलिए ये सारी की सारी घटनाएं ध्यान रखना कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाएगा। 24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन किया गया, आयोजित कहां पर हुआ, दिल्ली में। और इसकी नेतृत्व अध्यक्षता किसने की गई है, किसके द्वारा की गई, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है, आपकी ध्यान देना इस बात को, क्योंकि हमारे दिमाग में यही आता है, जब हम खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो सीधा सीधा दिमाग में बड़े बड़े व्यक्तित्वों का नाम आता है, चाहे शौकत अली की बात हो, चाहे मोहम्मद अली की बात हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात हो, या डॉक्टर अंसारी की बात हो। ठीक है ना, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इनमें से किसी व्यक्ति ने की होगी, लेकिन ध्यान रखना कि इन्होंने नहीं करके किसने की थी, महात्मा गांधी ने इसकी क्या की है, अध्यक्षता की है। तो यहां पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बहुत सारी चीजें हुई। और उसके बाद में इसी 24 नवंबर को एक चीज और रखी गई कि मार्च 1920 ईस्वी में हम लोग जो है इलाहाबाद में एक कमेटी की बैठक करेंगे फिर से। और इस कमेटी का नेतृत्व भी कौन करेगा, गांधी। कौन करेगा, गांधी जी। फिर उसके बाद में जून, तो मार्च और जून दो, ये ध्यान रखना, मार्च और जून, ठीक है ना, 1920 मार्च में भी और 9 जून, ठीक है ना। जून वाली तो बिल्कुल डेट एग्जैक्ट मिलती है आपको 9 जून को, ठीक है ना। तो मार्च और 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की फिर से जो है बैठक हुई। और इसी बैठक में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, इसी कमेटी में गांधी जी और इन समस्त लोगों ने मिलकर के ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध
असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया और यहीं पर उन्होंने डेट डिसाइड की कि 1 अगस्त 1920 को हम लोग जो है क्या प्रारंभ कर देंगे, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान देना कि असहयोग आंदोलन का निर्णय किस बैठक के दौरान लिया गया या कहां, कौन से आंदोलन के दौरान लिया गया। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान ही असहयोग आंदोलन का क्या लिया गया, जो है निर्णय लिया गया था। अब देखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय ले लिया अब, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अब हम सरकार का जो है किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। अभी अभी 2 प्रकार के कार्यक्रम भी बताऊंगा जब मैं असहयोग आंदोलन की बात करूंगा, तो अब लेकिन पहले इस चीज को ध्यान से सुनो। गांधी जी ने इसी समय 22 जून को, कब, 22 जून को एक पत्र लिखा और पत्र लिखा तत्कालीन वायसराय जिनका नाम क्या था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या नाम था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड को 22 जून को गांधी जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा रहा, चैम्सफोर्ड मेरी बात सुन लेके निकम्मे, एक चीज ठोक बजा करके दिमाग में बिठा ले कि हम भारतीय लोग किसी भी रूप में कुशासन करने वाले शासक को सहयोग करने से इनकार करने का हमारा अधिकार है और तुम उस अधिकार से हमें रोक नहीं सकते। यदि कोई भी व्यक्ति कुशासन करता है, कोई भी व्यक्ति कुशासन करता है तो उस कुशासन को शासक को सहयोग देने से इनकार करना हर भारतीय व्यक्ति का अधिकार है, हर आम आदमी का यह अधिकार है और तुम इससे हमें रोक नहीं सकते, तुम इससे हमें रोक नहीं सकते। ये पत्र लिखा गया था किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। कब लिखा गया, ध्यान रखना, 22 जून को। और यहीं से असहयोग आंदोलन, क्या चीज, असहयोग आंदोलन का एक तरीके से प्रस्ताव एक तरीके से क्या हो गया है, पारित हो गया है। आगे की बातें और करेंगे, देखिएगा। 1 अगस्त को जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था, इसी दिन सुबह सुबह क्या हुआ, भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा आघात लगा। क्या आघात लगा कि 1 अगस्त 1920 को आदरणीय बाल गंगाधर तिलक की सुबह सुबह मृत्यु हो गई। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसी मृत्यु हुई उस दिन तो वैसे असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना था। तो गांधी जी को बड़ा आघात लगा। इतने बड़े महान व्यक्तित्व का निधन होना भारत के लिए बहुत बड़ा आघात था ये। तो ध्यान देना कि गांधी जी ने हालांकि इस आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रयास जो उनका था वो एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया था, साइड में रख दिया, लेकिन फिर भी उस दिन पूरे देश में शोक सभाओं का आयोजन हुआ, हड़तालों का आयोजन हुआ, प्रदर्शन किया और अनेक प्रकार की जो है सभाओं का भी क्या हुआ, आयोजन किया गया। अब उसी दौरान देखो 1 अगस्त की जो ये घटना है और 10 अगस्त 1920 को एक संधि होती है जिसको हम बोलते हैं सेव्रेसे की संधि या सेव्रेस की संधि। कौन सी, सेव्रेस की संधि। और इसी सेव्रेस की संधि के तहत ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और तुर्की का विभाजन करने के साथ ही साथ ये जो खिलाफत आंदोलन जिस लिए प्रारंभ किया गया था, इसका मोटो, इसका लक्ष्य क्या हो चुका था, समाप्त हो गया। क्योंकि खिलाफत आंदोलन का लक्ष्य यह था कि तुर्की के विभाजन को रोकना चाहते थे ताकि वहां के जो सुल्तान था, जिसे खलीफा माना जाता था, उस खलीफा की सत्ता को बनाए रखना चाहते थे। तो ये सारा का सारा चीजें धरी हुई रह गई। 10 अगस्त 1920 को जब सेव्रेस की संधि हुई तो इसके द्वारा तुर्की का विभाजन हो गया और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन क्या हो चुका है, आपका समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। ध्यान रखना कि वहां पर तुर्की में क्या चीज है, तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी। किसके नेतृत्व में, तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी। और इस कमाल पाशा ने सुल्तान या मैं यूं कहूं खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। और जब ये पद ही समाप्त हो गया तो फिर खिलाफत आंदोलन का तो मतलब ही नहीं रह जाता कोई।
खिलाफत आंदोलन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो देखिएगा, मार्च व 9 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। गांधी ने अध्यक्षता की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। ठीक है, इसी बैठक में, जून वाली में, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना, इसी बैठक में 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ध्यान देना कि 1 अगस्त, चलो पहले वो बात बता देता हूं आपको। 24 जून 1920 ईस्वी को गांधी ने वायसराय चैम्सफोर्ड को पत्र लिखकर कहा कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग करने से इनकार करना। इनकार करने, है ना, करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1/8/1920 ईस्वी को सुबह तिलक जी की मृत्यु हो गई।
संपूर्ण देश में शोक सभाओं हड़तालों वे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। दस अगस्त 1920 ईस्वी को 10/8/1920 ईस्वी को सेव्रेस की संधि तुर्की का विभाजन कर दिया गया। और इसी के साथ क्या खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है। तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी। कमाल पाशा ने सुल्तान अर्थात खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया आपका मामला समाप्त। अगली जो हम बात करेंगे वह हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन। किसकी बात करेंगे? असहयोग आंदोलन की। और असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला। 14 फरवरी 1922 तक अभी क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में बात करने वाले हैं। असहयोग आंदोलन देखो बहुत महत्वपूर्ण है।
1920 से लेकर के 1922। कुछ सीधे सीधे तथ्य बता रहा हूं, कुछ सीधे सीधे तथ्य बता रहा हूं, देख तो ध्यान रखना कि भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था जिसमें इस देश के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया। प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया था। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। और यदि ये सच बात है, ये सच बात है कि यदि असहयोग आंदोलन अपने अंतिम चरम सीमा को प्राप्त कर जाता तो ब्रिटेन सरकार को उस समय ही झुकना पड़ता, और हो सकता है कि इन ब्रिटेन अधिकारियों को, इस ब्रिटिश निकम्मों सरकार को भारत से भागना पड़ता और भारत को स्वतंत्र करके जाना पड़ता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं ऐसी हुई और कुछ निर्णय ऐसे ले लिए गए कि ये भारत को और जो है लगभग आप 30 वर्ष ही मानो, 28 वर्ष है ना, 30 वर्ष ही मान लो, अगले 30 वर्ष और जो है भारत को इन निर्णयों ने अधीनता की जंजीरों में जकड़े रखा। जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ तो इस चोरा चोरी हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने 14 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और जिस समय उन्होंने स्थगित किया उस समय मैं कह रहा हूं कि मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन जिसमें समाज के हर वर्ग ने भाग लिया, भारतीय जनता का उत्साह इतना ज्यादा अत्यधिक था कि ऐसा लग रहा था कि अब हमें स्वतंत्र होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दुर्भाग्य से उसी समय चोरी कांड हुआ और गांधी जी ने इस आंदोलन को जब वापस लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही कि गांधी ठीक नहीं किया। जिस समय देश की जनता का उत्साह अपने चरम सीमा के ऊपर था, उस समय इस आंदोलन को स्थगित कर देना, गांधी ये तेरा राष्ट्रीय भूल है, ये राष्ट्रीय अहित है, ये राष्ट्रीय अहित है, इससे बड़ा अहित कोई नहीं हो सकता, ये राष्ट्रीय भूल है। तो गांधी जी के द्वारा स्थगित किए गए असहयोग आंदोलन को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रीय भूल बताया। वहीं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य कई कांग्रेस के जो बड़े व्यक्तित्व थे उस समय, वो बड़े व्यक्तित्व अलग हो गए, कांग्रेस की परिपाटी से भी अलग हो गए, क्योंकि उस समय कांग्रेस का मतलब ही गांधी था। इसलिए उन्होंने स्वराज्य पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो पहली चीज तो कुछ मोस्ट तथ्य देखो, असहयोग आंदोलन से आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो याद रखना बेटा, कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। अब सुनो, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि 9 जून 1920 ईस्वी को जब खिलाफत कमेटी का जो है सम्मेलन हुआ इलाहाबाद में, तो उसी समय असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया था। और प्रस्ताव कब रखा गया था? 1 अगस्त को। ये बात कि 1 अगस्त 1920 को हम लोग जो क्या कर देंगे, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन उसी दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। क्या महत्वपूर्ण घटना हुई?
मैंने आपको कहा कि 1 अगस्त 1920 को सुबह सुबह ही तिलक जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसीलिए हालांकि उस दिन पूरे देश में शोक सभाएं, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, इस तरीके की चीजें जरूर हुई, इस तरीके की चीजें जरूर हुई, लेकिन जिस रूप में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था वो प्रारंभ हो नहीं पाया। और फिर 10 अगस्त को सेवरेस की संधि के द्वारा तुर्की का वैसे ही विभाजन कर दिया गया, खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ। तो खिलाफत आंदोलन समाप्त होने के बाद में थोड़े से जो मुस्लिम वर्ग का जो समुदाय जो थे वो थोड़े से ढीले पड़ गए। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये गतिविधियां सारी की सारी ढीली हो गई थी। वहीं पर देखिएगा सितंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन रखा और इसी विशेष अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक गांधी जी थे। सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में जब गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, तब इस समय सबसे बड़े विरोधी के रूप में एक व्यक्ति आए। ध्यान देना, देखो सितंबर 1920 कब बेटा? सितंबर 1920 कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, कलकत्ता विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन का मतलब होता है कि अचानक से कोई अलग से बुलाया जाए, जबकि उस समय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ करते थे। ठीक है, तो कलकत्ता विशेष अधिवेशन में, जब ये कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ तो इसी अधिवेशन में गांधी ने प्रस्ताव रखा, गांधी ने प्रस्ताव रखा। क्या रखा? प्रस्ताव रखा। किसका? असहयोग आंदोलन का। और गांधी के इस प्रस्ताव का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि गांधी के प्रस्ताव का विरोध, गांधी के प्रस्ताव का विरोध किसने किया? C.R. दास ने, चित्तरंजन दास के द्वारा। गांधी का जब उसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, ठीक है, वापिस पुणे, तो इस प्रस्ताव का विरोध किया किसने? C.R. दास ने। आगे बात समझ में क्लियर है? लेकिन इसी में सहयोग किया, इसमें सहयोग किसने किया? तो याद रखना, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने सहयोग किया। बात समझ में आई? वापिस सुनना, मैंने आपको कहा कि भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था कौन सा? असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से लेकर के 1922 तक चला। ठीक है, पहली बार असहयोग आंदोलन की बात कब की गई थी? जून 1920, 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी का सम्मेलन आयोजन किया गया इलाहाबाद में, और यहीं पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की बात कही गई 1 अगस्त 1920 को। लेकिन 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो गई, और तिलक जी की मृत्यु होगी तो एक तरीके से इसको स्थगित करना पड़ा। आगे बात समझिए। और स्थगित करने के बाद में वापस इसको पुनः चलाने के लिए सितंबर 1920 में, कब बेटा? सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन रखा गया कांग्रेस का। किसका बेटा? कांग्रेस का। ध्यान रखना, किसका? कांग्रेस का। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन रखा। गांधी ने इसमें क्या रखा? प्रस्ताव रखा। क्या रखा? प्रस्ताव रखा असहयोग आंदोलन का। तो गांधी के इस प्रस्ताव का विरोध किया किसने? चित्तरंजन दास ने। जबकि गांधी जी के इस प्रस्ताव का सहयोग किया किसने? मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। इतनी बात समझ में आ गई? मैं एक बात लिख रहा हूं यहां पर, देखो क्या बात लिख रहा हूं।
सुनो मेरी बात कि गांधी जी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे? प्रस्ताव के लेखक गांधी जी थे। तो असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। चूंकि अब यहां चित्तरंजन दास का विरोध हुआ तो ये अब एक तरीके से ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। हालांकि सहयोग किया किसने? मोतीलाल नेहरू ने, कि हाँ भाई ठीक बात है। अगली बात सुनो, अब देखिएगा उसके बाद क्या घटना होती है। दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 और दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में, कहां पर हुआ? नागपुर में, ध्यान रखना। कांग्रेस का नागपुर में, नागपुर वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन। अब सुनो कि केवल बस इतनी बात लिख रहा हूं, अब एक चीज और सुनाऊंगा आपको। देखो वापस सुनना। सितंबर वाले में विरोध किया किसने? चित्तरंजन दास ने। तो सितंबर के बाद में कितना टाइम मिल गया? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर 1920 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रखा गया नागपुर में, तब तक गांधी जी ने चित्तरंजन दास को बहुत अच्छे से सेट कर लिया। क्या कर लिया? बहुत अच्छे से सेट कर लिया, पटा लिया। किसको? चित्तरंजन दास को। क्योंकि उस समय चित्तरंजन दास बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। कांग्रेस में दो बड़े लोग थे। कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आ गई बात समझ में? तो अब गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने यह किया कि साहब चित्तरंजन दास को अपने फेवर में कर लिया। इसलिए नागपुर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। ध्यान रखना कि नागपुर अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने, किसने? चित्तरंजन दास ने जो है इसकी क्या कर दी? पुष्टि कर दी। आगे बात समझ में क्लियर है? प्रस्ताव रख दिया, प्रस्ताव पारित किया, समर्थक बन गए। कौन? समर्थन किया किसने? चित्तरंजन दास ने। और इसी के साथ में नागपुर अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अब ब्रिटेन सरकार का सहयोगी तो होगा ही नहीं। ब्रिटेन सरकार का जो ये शासन चल रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर जो है स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटेन शासन के भीतर और बाहर दोनों तरफ जो है स्वराज्य की लक्ष्य, स्वराज्य प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया। समझ गए कि अब ब्रिटेन सरकार का किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन सरकार के भीतर और बाहर दोनों तरफ, ठीक है ना, भीतर और बाहर दोनों तरफ क्या है? स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, तो देखना 1920 का कांग्रेस का नागपुर वार्षिक अधिवेशन सीआर दास ने, सीआर दास असहयोग आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन के समर्थक हो गए। असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक बने। ठीक है, और ध्यान रखना कि इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि इस अधिवेशन में का निर्णय क्या था?
कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर या बाहर, भीतर व बाहर स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। अब देखो एक नोट, सुनना मेरी बात, कि नागपुर जो अधिवेशन हुआ, इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे टी राघवाचार्य, जबकि सितंबर वाले कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। तो नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं, नोट कि कांग्रेस के दिसंबर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? टी राघवाचार्य। जबकि सितंबर विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान देना, क्या लक्ष्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और बाहर स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? राघवाचार्य के द्वारा। और सितंबर विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। इस नागपुर अधिवेशन में एक चीज ध्यान रखना कि क्या क्या काम किया गया? कर नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? कर नहीं देंगे। आवेदन करेंगे, अपील करेंगे और जितना असहयोग हो सकता है उतना असहयोग करेंगे ताकि हम हमारे स्वराज्य के लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो अचानक से इस प्रकार से ब्रिटिश जो कांग्रेस की जो कार्यशैली थी, इस कार्यशैली में क्या हुआ? बहुत भयंकर जो है परिवर्तन हुआ, बहुत भयंकर परिवर्तन हुआ। और जैसे ही ये दिसंबर वाले में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया कि भाई करना ही है, अब तो होगा ये, तो इसी के साथ में कांग्रेस की नीति में जब परिवर्तन हुआ और असहयोग के प्रस्ताव का जब ये प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका विरोध किसने किया? देखो ध्यान से सुनना। इसका विरोध किया जो है विशेष रूप से 5 लोगों ने। कितने लोगों ने? 5 लोगों ने। कौन कौन विरोध? पहली विरोधी एनी बेसेंट, दूसरा जिन्ना जिसने छोड़ा पाकिस्तान का, तीसरा विपिन चंद्र पाल, एन चंद्रावरकर और शंकर नायर। ये शंकर नायर वही है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। आ गई बात समझ में? मैंने आपको 2 चीजें बताई थी उस समय कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और शंकर नायर ने क्या दिया था? इस्तीफा दिया।
आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना कि इन समस्त लोगों ने इस चीज का विरोध किया और विरोध करने के बाद में कांग्रेस से उन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो ध्यान दे दीजिएगा, नोट कि कांग्रेस के इस नीतिगत, कांग्रेस की इस नीति व असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में, एनी बिसेंट मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, एन चंद्रावरकर, वे शंकर नायर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आगे बात समझ में? नोट फिर से कि असहयोग आंदोलन एक 8/1920 ईस्वी को प्रारंभ होना था। परंतु तिलक जी की मृत्यु के कारण स्थगित किया गया था। ध्यान रखना कि तिलक ने तिलक को भारतीय लोग प्यार से लोकमान्य कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, और दूसरी चीज इसी में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता था।
ठीक है। और लास्ट बात कि तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गई। तो अब हम बात करेंगे, ये मैंने आपको नोट लगा के बता दिया, ठीक है, किस प्रकार से प्रस्ताव पारित किया गया, क्या क्या चीजें की गई, किन किन लोगों ने विरोध किया। चित्तरंजन दास पहले विरोधी थे, लेकिन बाद में बापू ने उनको मना लिया, है ना। इस प्रस्ताव जो ये पारित किया गया, इस प्रस्ताव में क्या क्या चीजें थी, किस किस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए असहयोग आंदोलन के दौरान, ये सारी की सारी जो चर्चाएं हैं ये हम अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। मेरा प्रयास ये रहेगा कि कोई भी तथ्य आपका बाहर नहीं जाए। तो थोड़ा सा अपन डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, तो चिंता मत करना, ठीक है। आगे बात समझे। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस, ठीक है ना। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।